बाबूलाल मराठी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे ये क्या बोलते हैं, कॉर्डलेस है क्या? आवाज ठीक है कॉर्डलेस की? ये खूटा मेरे बीच में आ रहा है ना, दिक्कत हो रहा है। नहीं आप लोग तो ले लीजिएगा, हमको दिक्कत हो रहा था थोड़ा सा। इधर ही आ जा, बैठो बैठो यार, बैठो बैठो अपनी जगह बैठो। चलो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लातेहार जिला के अध्यक्ष श्री हरे कृष्ण जी और यहाँ पर उपस्थित आपके इस क्षेत्र से रहे विधायक असम मौसम भी श्री प्रकाश राम जी और साथ में चल रहे प्रदेश के महामंत्री श्री बाल मुकुंद साय जी, श्री विनय लाल जी, जिला के प्रभारी श्री मुकेश निरंजन जी, जिला परिषद के अध्यक्ष श्रीमती पूनम देवी जी, योगेंद्र जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष किशोर तिवारी जी, श्रीमती सीतामणि तिर्की जी और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम नेतागण और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों के साथियों, अब वास्तव में इस मौसम में भी आप सब लोग यहाँ इतनी तादाद में उपस्थित हुए हैं, ये हम सब लोगों की परीक्षा ही ले रही है। और फिर बारिश भी आ गया है, अभी कितना देर तक बारिश होगी ना? क्या बोले? अरे उसको मत काहे बोल रहे हैं, उसे क्या होता है, बारिश है तो। चलो आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे बचने की कोशिश करिए। जिसके पास छाता हो छाता, जिसके पास छाता नहीं हो तो कुर्सी को भी छाता के काम में ला सकते हैं आप सब, इतना इजाजत है, समझे कि नहीं? बचना भी चाहिए, ये जरूरी है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा जयकारा हम सब लोग लगाते हैं, ठीक है ना? आवाज लेकिन जोर से लगाना। हाँ, कुर्सी पकड़े होंगे उनके लिए थोड़ा दिक्कतें होगी, तो मुंह से आवाज देंगे, हाथ नहीं उठा पाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देश में 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने साफ कहा था कि भाई हमारी सरकार गांवों को समर्पित रहेगी, हमारी सरकार गरीबों को समर्पित रहेगी, किसानों को समर्पित रहेगी, मजदूरों को समर्पित रहेगी और मां बहनों को समर्पित रहेगी। और फिर जब सरकार बनने के बाद जो बात को उन्होंने कहा था उसी आधार पर काम भी आगे उन्होंने प्रारंभ किया। तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा काम को किया? सबसे पहले हमारी मां बहनों की तकलीफ को दूर करने की उन्होंने कोशिश की। और मां बहनों को क्या कठिनाई थी आप सब लोग समझ सकते हो भाली भांति। गरीब की हालत इतनी थी कि उनके घर में कोई शौचालय नहीं होता था। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए इज्जत घर देने का काम किया, ताकि गरीब मां बहनों को जो कष्ट होती थी, जो कठिनाई होती थी, सूर्यास्त के पहले अंधेरा में लोग जाते थे और सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद उसके इंतजार जो करना पड़ता था, देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारी मां बहनों के उस दर्द को, उस तकलीफ को समझा और सबसे पहला जो काम किया वो देश के मां बहनों के लिए इज्जत घर देने का काम किया। दूसरा जो उन्होंने बड़ा काम क्या किया?
इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो हो गया था, श्रीमती गांधी जब इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करती थी उसी समय हुआ था, लेकिन गांव भर के गरीब लोग उस बैंकों से जुड़े हुए नहीं थे। बैंक की चौखट में पैर भी नहीं रख पाते थे। खाता की बात तो दूर रही, सिर्फ बैंकों में खाता शहर में पैसे वालों का ही था, नौकरी चाकरी करने वालों का ही खाता था। गांव के गरीब तो बैंकों तक पहुंच ही नहीं थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों को भी खाता बैंक में जनधन खाता खुलवाए थे, नहीं खुलवाए थे, बिना पैसा से खुलवाए। यानी लोग उस समय मजाक उड़ाते थे कि बैंक में क्या होगा, गरीबों के पास तो पैसा रहता नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले खाता खुलवाए और इसके बाद जितने भी प्रकार के सरकारी जो सहयोग होता है, अनुदान होता है, उस बैंक खाते में ही सीधे दिल्ली से पैसा वो भेजना भी प्रारंभ किया। पहले देश के प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी होते थे क्या कहते थे कि दिल्ली से पैसा भेजते हैं, लेकिन गरीबों के यहां तक पहुंचते घिसते 15-20 पैसा पहुंचता है, घिस जाता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था करी थी, उन्होंने बैंकों में ही सीधे पैसा एक बटन दबाते हैं और देश के हर खाते में पैसा पहुंच जाता है। वो पैसा कोई घिसता नहीं है, 1 टका तो 1 टका सीधा खाता में पहुंचता है। अगर इस काम को किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप जरा याद करिए, पहले गैस की चूल्हा कौन है, पहले गरीबों के घर पक्के के मकान नहीं होते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब गरीब भी पक्के मकानों में रहेंगे और पक्का मकान बनाने का काम भी प्रारंभ हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा देश में 4 करोड़ से अधिक पक्का मकान बना। लेकिन आज कहना पड़ता है झारखंड की जो हेमंत सोरेन की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री जो पैसे भेजते हैं वो भी ठीक से गरीबों के यहां तक बनने नहीं देते, वहां तक ठीक से वो भी नहीं पहुंचा पाते। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध करा रहे हैं और उसके साथ साथ गरीबों ने तो कभी गैस कनेक्शन और गैस की चूल्हा देखा भी नहीं था। लोगों को लगता था कि शायद ये शहर में रहने वाले लोगों के लिए है, बड़े बड़े मकान में रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी बने तो देश के गरीब घरों तक भी गैस की कनेक्शन पहुंचा दिए, गैस और चूल्हा पहुंचा दिए, ताकि गरीब भी अपना घर में चाय बना सके, खाना बना सके। अगर ये किसी ने गरीबों की चिंता की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ आप याद करिए पिछले जब रक्षाबंधन का दिन था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रसोई गैस में 200 रुपया की सब्सिडी दिया और उजाला योजना के तहत जिन मां बहनों ने लिया है गरीब, तो उनको पहले से 200 रुपया सब्सिडी मिलता था। रक्षाबंधन में फिर 200 रुपया सब्सिडी दिया, यानी 400 रुपया की सब्सिडी उन गरीबों को भी रसोई गैस में सब्सिडी दिया। अगर ये गरीबों की कोई चिंता कर रहे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर रहे। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा कि इस देश की जो गरीब मां बहनें और 75 लाख उजाला योजना के तहत गैस कनेक्शन गरीबों को दिया जाएगा। यानी देश के प्रधानमंत्री गरीबों की चिंता करते, गांवों की चिंता करते। और उसके साथ साथ आप सबने देखा होगा 17 तारीख को भगवान क्या कहते हैं विश्वकर्मा जयंती था। उस दिन हमारे जो विश्वकर्मा भाई बहने जो परंपरागत रोजगार से जो जुड़े हुए कुशल कारीगर होते हैं, कोई लकड़ी का काम करते हैं, कोई लोहा का काम करते, कोई सोना का काम करते, कोई मिट्टी का काम करते, कोई चमड़े का काम करते, ऐसे कुशल कारीगरों के लिए भी देश के प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख को एक योजना लॉन्च की। 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना,
और 13,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आज के वो कुशल कारीगरों को नए तकनीक से भी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनसे जोड़ा जाएगा और उस ट्रेनिंग में भी प्रत्येक दिन 500 टका की भत्ता उनको दी जाएगी और ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद 15,000 रुपया की किट्स भी दिया जाएगा और साथ ही रोजगार के लिए सस्ते ब्याज दर पर पहले 1 लाख रुपया, फिर 2 लाख, फिर 3 लाख रुपया तक की पूंजी दे करके ताकि वो भी गरीब वो भी रोजगार कर सके अच्छी तरह से। अगर देश के प्रधानमंत्री जी जो चिंता करते हैं तो गरीबों की चिंता करते, गांवों की चिंता करते, परंपरागत जो कारीगर थे उनकी वो चिंता करते। और उसके साथ साथ उसके बाद उन्होंने देश के प्रधानमंत्री ने क्या काम किया हमारी मां बहनों के लिए दुनिया में कोई भी देश ने नहीं किया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के इतिहास में एक पहला बड़ा काम किया। वो कौन सा काम किया? हमारी मां और बहनों के लिए भी विधानसभा में 33% सीटों की रिजर्वेशन किया, लोकसभा में भी 33% सीटों की रिजर्वेशन किया। अब जो आने वाला समय होगा तो इस देश में विधानसभा में भी 33% हमारी मां बहनें वहां चुन करके जाएगी और लोकसभा में भी 33% मां बहनें चुन करके जाएगी। अगर इस व्यवस्था को किसी ने मजबूत किया है, ये अधिकार हमारी मां बहनों को दिया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये बड़ी बात है कि नहीं बताइए? भारतवर्ष तो हम देवियों की यहाँ पूजा करते हैं, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, नवरात्र हम करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं। अब कह सकते हो शक्ति देवी दुर्गा वो क्या है? डिफेंस मिनिस्टर है। उसके बाद हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, वित्त मंत्री तो आज देश में भी हमारे सीतारमण जी है। और उसके बाद ज्ञान की देवी सरस्वती की हम पूजा करते हैं। और भारतवर्ष में तो कहा गया कि जहां नारियों की पूजा होती वहां पर उस भूमि में देवता भी जन्म लेने को ललायित होते हैं। और उन मां बहनों की ताकत और क्षमता को किसी ने समझा तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मां बहनों के लिए सीटों का भी रिजर्वेशन किया। और इसलिए मैं मां बहनों से भी भाइयों से भी मैं कहूंगा एक बार नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जोर से आप सब लोग ताली बजाइए। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कहने के लिए मैं आया हूं। आज आप झारखंड में भी विकास का जो काम देख रहे हो ये कब हुआ? जब बीजेपी की सरकार बनी तब ये विकास का काम हुआ। अब याद करिए 2000 के पहले क्या था झारखंड की स्थिति? तो झारखंड भी नहीं बना था। और जो लोग झारखंड के आज सत्ता में बैठ करके कहता है कि हम लोगों ने अलग राज्य बनाया, अरे लोग तो कांग्रेस के साथ उनके गोद में हर हमेशा खेलते रहे, खाते रहे, लेकिन कभी भी झारखंड लोगों ने नहीं बनाया। अगर झारखंड राज्य भी बना तो तब जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, एनडीए की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तो 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना। और झारखंड बनने के बाद बीजेपी की सरकार बनने के बाद विकास का काम प्रारंभ हुआ। अब याद करिए, मैं लोगों से कहता हूं बूढ़े बुजुर्ग नए पुराने लोगों को याद करिए, नए लोगों को शायद पता नहीं होगा। पहले हम लोग हाट बाजार जाते थे, मेला जाते थे, कैसा पैदल चलना पड़ता था। बात सही है कि नहीं? 12 शादी ब्याह में हम लोग जाते थे, गांव के लोग तो पैदल जाते थे, बहू को दुल्हन को बैलगाड़ी में लेकर के लाना पड़ता था। होता था कि नहीं? बात बताइए, जंगल में यही था। अब बूढ़े बुजुर्ग को पूछेगा कि कैसे वो शादी की आपकी दादी कैसे आई है चाची, तो आपको बता देंगे वो लोग। लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनी देश में और प्रदेश में भी, तो झारखंड की गांवों तक सड़कें पहुंची और नदी नाला में भी पुल पुलिया बन गया।
कांग्रेस ने तो इस देश में 60 वर्षों तक राज किया था उससे पहले, लेकिन उनके राज में कहा गांव के लोगों ने कभी सुन लिया? गांव के लोग कैसे रहते हैं, उनको आने जाने में क्या कठिनाई है, उसकी कभी उन्होंने चिंता नहीं की। नदी नाला में पुल बने, उसकी उन्होंने चिंता नहीं की। जब बीजेपी की सरकार बनी तो गांव तक सड़कें पहुंची और नदी नाला में भी पुल पुलिया बन गया, और साथ में गांव के लोगों ने तो बिजली का भी दर्शन नहीं किया। गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। मैं तो आपकी इसी लातेहार पलामू जिला की मैं घटना लोगों को बताता हूं कि एक जगह पर जब हम सीएम थे उस समय हम महुआ डांड जा रहे थे, रोड से महुआ डांड में नौजवानों ने हमारी गाड़ी को रोक दिया। हमसे लोगों ने कहा कि हम उतरे, हमने कहा कि क्या तकलीफ है बताओ भाई, मैं इधर से देखने के लिए आया हूं। तो लोगों ने कहा कि हमारा ब्लॉक तो काफी समय से बन गया लेकिन यहाँ तक बिजली नहीं पहुंची है मुख्यालय तक। महुआ डांड की मैं बात कर रहा हूं, आप ही के लातेहार में महुआ डांड है कि पलामू में? लातेहार में। तो लोगों ने कहा कि बिजली नहीं पहुंची है, नौजवानों ने कहा कि, हमने कहा कि अच्छा पहुंच जाएगी, हमारा गाड़ी तो चलने दो तभी ना बिजली आएगी। गाड़ी लोगों ने जाने दिया। हमने पूछा अफसरों से कितना दूर पर, तो नेत्राट तक बिजली आई हुई थी। हमने कहा कि आ जाएगी 3 महीना में, चिंता मत करो। बिजली पहुंच गई। अफसरों ने कहा कि सर बिजली हम लोग महुआ डांड पहुंचा दिए, चल करके आप स्विच ऑन कर दीजिए। हमने कहा कि चलो चलते हैं। स्विच ऑन करने के लिए आए, फिर लड़कों लोगों ने घेर लिया हमको, कहा कि हम लोगों की बात पहले सुनो। हमने कहा कि भैया बिजली पहुंच गया, ठीक है, घर घर नहीं पहुंचा तो वो भी पहुंच जाएगा। बोला नहीं, हम लोगों की और बात है। हमने कहा कि और क्या बात है? बोला कि एक आदमी करंट से मर गया। तो हमको लगा कि कोई अफसरों ने लापरवाही किया होगा। लापरवाही मतलब कहीं तारू छोड़ दिया होगा, करंट लगा तो मरा। तो हमने कहा कि बताओ कैसे मरा? तो बोला कि नहीं, वो थोड़ा चढ़ा खंभा पर और आंगली से देख रहा था करंट कैसा लगता है। हंसने की बात नहीं है। अरे देश को 47 में आजाद हुआ, 2001 की घटना मैं आपको बता रहा हूं। गांव की बात छोड़ दीजिए, अगर ये ब्लॉक है, महत्वपूर्ण ब्लॉक है महुआ डांड, उस ब्लॉक में तो कई पढ़े लिखे नौजवान अफसर भी बन गए, रिटायर हो गए, लेकिन उस ब्लॉक के मुख्यालय तक बिजली नहीं पहुंची। क्या यही की घटना नहीं है? क्योंकि मैं यहां इसलिए बताया कि आपके जिला में मैं यहां खड़ा हूं। ये पूरे प्रदेश की यही हालत थी। और आज अगर आप देखें, बीजेपी की सरकार झारखंड में रही, देश में बीजेपी की सरकार बनी, तो चुन चुन करके गांव को बिजली से जोड़ दिया गया, घरों तक पहुंचा दी गई। पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए बताइए आप लोग? अगर ये काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। यह अलग बात है कि पहले ट्रांसफार्मर जल जाता था, तुरंत आता था। आज हेमंत सोरेन जी की सरकार है तो वो तभी आता है, लोग बोलता है चढ़ावा देना पड़ता है कुछ पैसा, तब आपके पास आएगा, वो भी आप और माथा पच्चे करेंगे। तो बताओ विकास का काम किसके राज्य में हुआ? झारखंड किसने बनाया? बीजेपी ने किया। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया। आपने देखा इस राज्य के अंदर में नौजवान भटक रहे, रोजगार के लिए उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। हेमंत सोरेन जी पहले कहे थे कि हम रोजगार देंगे, रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे। बाहर में नहीं, विधानसभा में भाषण दिया था। उनके बजट भाषण में सब लिखित में है, लेकिन 2020 से लेकर के 23 समाप्ति पर है, आज तक किसी को ना भत्ता मिला ना रोजगार मिला। नियुक्तियां नहीं हो रही है। अब स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं है। सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। भाई हेमंत सोरेन जी, अगर आप चाहते तो इस राज्य के नौजवानों को विद्यालयों में शिक्षक बना देते, लेकिन उनको इसकी कोई चिंता नहीं है, सिर्फ वो राजनीति करते हैं। हमने कहा है कि आने दीजिए, 2024 में जैसे ही बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, 6 महीना का भी समय नहीं लगेगा कि स्कूल में आपको मास्टर भी दिखाई पड़ेंगे और बेकार बेरोजगार नौजवान जो पड़े हुए हैं
ताकि उसकी योग्यता जो रखते हैं तो वहां मास्टर बन करके आते हैं। इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, आज इस प्रदेश के अंदर में इस सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते। विकास का काम वही ठप पड़ा हुआ है, कहीं हो नहीं रहा है। सरकार के जिम्मे जो काम था, कानून व्यवस्था ठीक हो, आज वो बिल्कुल लचर है। आज वो चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। आज झारखंड की ये हालत हो गई। जरा आप याद करिए, मैं लोगों से पूछता हूं कि भाई आखिर ऐसा क्यों हो गया? पुलिस वही है। जब राज्य में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, अपराधी खौफ खाते थे और लोग आराम से, लोग चैन से दिन सोते थे। लेकिन आज क्या हो गया? आप तो चारों तरफ हाहाकार। अभी आपको घटना की तहरीश बता रहे थे, मैं तो मोटा मोटी बताऊंगा। झारखंड की जो रिपोर्ट है, सरकार की रिपोर्ट है, उनकी होम डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, प्रत्येक दिन 5 लोगों की यहां हत्याएं हो रही है। पिछले दिनों 24 तारीख को एक अखबार में समाचार छापा था। वो समाचार क्या था कि 6 महीना के अंदर में 23 व्यवसायों की हत्या हो गई और 23 में से 9 लोग ऐसे थे जिन लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दिया था, हमारी जान को खतरा है, हमारी सुरक्षा की जाए, हमारी रक्षा की जाए। अगर पुलिस प्रशासन और सरकार उस समय उनकी सुरक्षा की होती तो आज उन 9 लोगों की जान बच जाती। लेकिन किसी ने उनकी सुरक्षा नहीं की, किसी ने कोई रक्षा की व्यवस्था नहीं की। परिणाम ये हुआ कि आज उन लोगों की हत्या हो गई। हमने तो हेमंत सोरेन जी से मांग की है, आप उन 9 लोगों की उसको जांच कराइए, एसआईटी गठित करके, और जो भी पुलिस पदाधिकारी ने गलत किया है, लापरवाही बरता है, उनके ऊपर कार्रवाई करें। अगर आज आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो जिस दिन बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसे सारे मामलों की जांच करा दी जाएगी और जो भी अफसर दोषी होंगे, चाहे कितने भी बड़े अफसर क्यों नहीं होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं यही कहने के लिए आया हूं, आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुई? हम लोगों से पूछते हैं कि भाई पुलिस वही ऐसा क्यों हो रहा है? तो लोगों ने कहा कि सर पुलिस को काम अपराधियों को पकड़ने का था, चोरों को पकड़ने था, डकैतों को पकड़ने था, गुंडों को पकड़ने था, लेकिन आप पुलिस ही सब काम छोड़ दिया। हमने कहा कर क्या रहा है पुलिस? बोला कि सड़क के किनारे में सिपाही लोग खड़े रहते हैं, दरोगा लोग, और वहां करते क्या है, बालू के ट्रैक्टर को देखते हैं, नदी नाला से कोई घर बनाने के लिए आते हैं तो उसको पकड़ते हैं और उसको हरा हरा नोट दीजिए, छोड़ देंगे, और नहीं तो फिर अंदर कर देंगे, आप कोर्ट से बेल करा लीजिए। बात सच है कि झूठ है? बोलो, अगर झूठ है तो हमको बता दीजिए कि नहीं सर आप झूठ बात बोल रहे हैं, कोई दरोगा वैसा नहीं है। हमने कहा क्या दरोगा लोगों से पूछो ऐसा ही लोग क्यों करता है? बोला कि ऊपर देना पड़ता है। हमने ऊपर कहाँ है भाई? अब ये हालत है। तो जहां जिस राज्य में हेमंत सोरेन ने पुलिस को वसूली में लगा दिया है, तो फिर पुलिस का पुलिसिया काम ही वो छोड़ गए हैं, तो फिर चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण ये तो होगा ही दिन रात। और आज राज्य की यही हालत है। हमने तो विधानसभा में हेमंत सोरेन जी से कहा कि भाई अगर आपने जब तक बालू घाट या तो गांव वालों को सुपुर्द कर दो या फिर आपको नीलामी करा दो, और नीलामी भी आप नहीं करते तो कम से कम झारखंड के अंदर में निर्माण के काम के लिए आप फ्री कर दो। अब बॉर्डर में चेक पोस्ट लगा दीजिए, जो यूपी की ओर बालू ले जाते हैं, बिहार की ओर बालू ले जाते हैं, बंगाल की ओर ले जाते हैं, छत्तीसगढ़ की ओर ले जाते हैं, उसको आप पकड़िए। आपके पास पुलिस कम पड़ेगी तो बीजेपी के कार्यकर्ता आपको हम देंगे, आपको लोग मदद करेगा, लेकिन झारखंड के अंदर में लोगों को तंग मत करना। और आपके जानकारी के लिए, आपको होगा जानकारी, जब झारखंड बना था, झारखंड में हम राज्य के मुख्यमंत्री थे, नदी की बालू घाट को मैंने फ्री कर दिया था, पता है कि नहीं है आपको? और समय सब फ्री था, कोई पुलिस वाले पकड़ते नहीं थे, और 2013 तक फ्री था।
2013 में अर्जुन मुंडा को हटा करके हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से बालू के छोरों को लेकर के आया हेमंत सोरेन जी, और उसी समय से बालू की यह तस्करी प्रारंभ हुई। तो आप जब बोलते हैं भाई तस्करों को, तो यही बोला है, उसके सरदार तो कौन है? हेमंत सोरेन। तो उनको बड़ी तकलीफ होता है, जेल वालों को होता है, हम लोग को तस्कर बोल देते हैं, हम लोग को लुटेरा बोल देते हैं। भैया आपका काम था रक्षा करना, आप किसको बोलेंगे उसके बदले में? तो आज ये हालत है इस प्रदेश की। और दूसरा क्या समस्या है? भ्रष्टाचार की। अब सरकारी दफ्तरों में कहीं भी जाएंगे, बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु की हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना हो तो आपको पैसा लगेंगे। लगता है कि नहीं लगता है? ये हालत है। और उसके बाद अगर राशन कार्ड में भी अगर किसी का नाम जोड़ना हो तो उसमें भी पैसा लगता है। अब यहाँ कितना लगता होगा नहीं पता है, कहीं तो लोग बोलते हैं 1000 रुपया, कहीं 2000 रुपया, कहीं 3000 रुपया, जो जैसा लेता है। गरीब बेचारा कहां से देगा? बनता नहीं है, मामला लटका हुआ है। अभी तो गढ़वा की घटना है, एक मुसहर परिवार के व्यक्ति भूखे मर गया अनाज के बिना। भाई आखिर जिस राज्य में, जिस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के गरीबों के लिए प्रत्येक महीना फ्री में अनाज भेज रहे हैं 5 किलो प्रति व्यक्ति, लेकिन वो अनाज भी ठीक प्रकार से गरीबों के यहां तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो कैसे होंगे? यहाँ भ्रष्टाचार इस कदर है कि वो अनाज को भी बेचते रहे। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि अपराध मुक्त झारखंड को बनाने का हमें संकल्प लेकर के यहां से जाना है, और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने का संकल्प लेकर के यहां से जाना है। यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। आज इस प्रदेश में लूट मची हुई है, जमीन की लूट है, बालू की लूट है, पत्थर की लूट है, कोयला की लूट है, चारों तरफ लूट ही लूट है। अभी आपको बता रहे थे डीएमएफटी फंड, भाई आप उसको उसी क्षेत्र में खर्च करने के लिए, लेकिन उसमें भी लूट मची हुई है, उसको भी ठीक से खर्च नहीं होता है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, हेमंत सोरेन से झारखंड को लुटेरों से नहीं बचा सकते, क्योंकि झारखंड से हेमंत सोरेन जी झारखंड में लुटेरों को लेकर के आए हैं और उन लोगों को वो संरक्षण देते हैं। आज आप सब लोगों ने देखा होगा अखबार में, हमें तो रोज देखते हैं अब किस प्रकार से दलाल और बिचौलिया झारखंड को चला रहे हैं कि हेमंत सोरेन को चला रहे हैं। फाइल को लोगों ने कहा कि फाइल का मतलब होता है 1 लाख रुपया, बोलता है कि इतना फाइल तैयार हो गया। फोल्डर मतलब 1 करोड़, इतना फोल्डर तैयार हो गया। अब बॉस को दे बताना है या बॉस से हम बात करेंगे, ये सारे रिकॉर्ड है। आप तो ईडी वाले जांच कर रहे हैं, अखबार में आ रहा है सब कुछ। अब बॉस से बात होती है, यानी बॉस मतलब, बॉस का मतलब कौन होंगे? झारखंड की बॉस बता दो कौन? हाँ ठीक, आप लोग समझे बॉस का मतलब। तो आप बताओ, जब बॉस ही शामिल है उस भ्रष्टाचार में, फाइलर फोल्डर से काम करता हो, तो फिर राज्य को कैसे बचाएंगे? और इसीलिए मैंने आप सब लोगों से कहा कि आज आप देखते होंगे हेमंत सोरेन को ईडी वालों ने नोटिस दिया तो वो बार बार भागे फिर रहे। पहले तो क्या कहता था कि हम शिबू सोरेन के बेटा है, हम डरते नहीं है जेल से। हेमंत है तो हिम्मत है, आप ईडी वालों ने नोटिस दिया तो पहले सुप्रीम कोर्ट गया, फिर हाई कोर्ट गए हुए कि हमसे पूछताछ नहीं किया जाए। भाई आप डर क्यों रहे? अगर आपने कुछ लूटा नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं किए हैं, तो आप चले जाइए सीधे ईडी दफ्तर में, आप बता दीजिए कि हमारे पास तो यही संपत्ति है, हमने कहा कुछ गड़बड़ किया है। लेकिन भाग रहे हैं तो मतलब है कि वो गड़बड़ किए हुए। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो गड़बड़ करेगा, जो खुद ही लूटने में शामिल हो, तो फिर वो कैसे झारखंड को बचाएंगे? देश के प्रधानमंत्री गांवों की चिंता करते, गरीबों को बचाने में लगे हुए, देश कैसे तरक्की करे उसमें लगे हुए,
किसानों की वो चिंता करते हैं, लेकिन झारखंड के हेमंत सोरेन जी दलालों की चिंता करते हैं, बिचौलियों की चिंता करते हैं, भ्रष्ट अफसरों की चिंता करते हैं। ईडी वालों ने कई भ्रष्ट अफसरों की जांच में दोषी पाया, कहा कि उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, सारे फाइल को अपने पास रखे हुए, और उन लोगों को बचाने के लिए करोड़ों टका खर्च करते, सुप्रीम कोर्ट से वकीलों को बुला करके लाते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए मैं आया हूं कि झारखंड को अपराधियों से बचाना है, झारखंड को लुटेरों से बचाना है, झारखंड को भ्रष्ट अफसरों से बचाना है। यही संकल्प लेकर के हम सब लोगों को जाना है। और आजकल आप देख रहे होंगे कि देश में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा न खाएंगे न खाने देंगे, तो जितनी भी लोगों ने लूटा था वो सारे नेता एकजुट होकर के कहते हैं 2024 में मोदी जी को रोकना है। अब मैं यही कहने के लिए आया हूं, भाई अगर सब लुटेरे जो परिवार और पैसे के लिए जो लोग राजनीति करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि मोदी जी को रोकना, तो जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के लिए राजनीति करते हैं, देश के परिवार ही उनके लिए सर्वस्व परिवार है, तो हमें उनको फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बनाना है। यही संकल्प लेकर के हम सब लोगों को यहाँ से जाना, और 2024 में झारखंड में भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनानी, यही संकल्प लेकर के जाना है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए हम आए थे, और आप सब इस मौसम में भी यहाँ आए, उसके लिए मैं आप सब लोगों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यही शब्दों के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ और जोहार।